Hello guys, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan, BMS second year student from Government धनवंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उज्जैन। तो हम लोगों ने अष्टांग हृदय की सीरीज स्टार्ट की थी। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके थे और हम लोगों ने वात पित्त कफ के बारे में जान लिया था। साथ ही सप्त धातु जो कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के बारे में जान लिया था। उसके साथ ही त्रिमल यानी कि मूत्र पुरी स्वेद के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। षड रस यानी कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय के बारे में चर्चा की थी। फिर थोड़ा आगे बढ़ के हम लोगों ने द्रव्यों के भेद के बारे में जाना, जो कि समनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा, यानी समन करने वाले, कोप करने वाले यानी कुपित करने वाले और स्वास्थ्य के लिए हितकारक द्रव्यों की हम लोगों ने चर्चा की। अब इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग काफी ये चिकित्सा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जो कि सबसे पहला पॉइंट हम लोग का आता है वीर्य के बारे में। टिपिकली वीर्य क्या होता है, तो श्लोक से स्टार्ट करते हैं। उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम, यानी कि वीर्य को आचार्य वाग्भट जी ने दो प्रकार का माना है, एक शीत वीर्य और एक उष्ण वीर्य। अब वीर्य की बात करते हैं तो वीर्य से टिपिकली लोग मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं कभी कभी, लेकिन इसका बेसिकली वीर्य का मतलब है कि जो भी फूड सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो 2 टाइप का वीर्य बताया है आचार्य वाग्भट जी ने, एक शीत वीर्य और एक उष्ण वीर्य। तो शीत बेसिकली क्या होगा, इस जिसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो लेट होगा, और उष्ण में क्या होगा, उष्ण वीर्य में जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी आहार वगैरह उष्ण वीर्य के होंगे उनमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और साथ ही जो भी आहार शीत वीर्य के होंगे उसमें एनर्जी प्रोडक्शन हमें लेट देखने को मिलेगा। अब इसका कुछ गुण देख लेते हैं कि शीत वीर्य के गुण क्या होते हैं। तो शीत वीर्य के गुण होते हैं, पहला, अगर शीत वीर्य वाले आहार हम लोग ग्रहण करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। ऐसे आहार जीवनदायी होते हैं, ऐसे आहार स्तंभन करवाते हैं। यानी कि जैसे अगर उष्ण वीर्य के पदार्थ हम लोग खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और बॉडी में क्या होता है, आसानी से इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन शीत वीर्य वाले जो पदार्थ होते हैं वो हम लोग अगर इंटेक करते हैं तो वो क्या करते हैं, स्तंभन करवाते हैं। तो इंटेस्टाइन में जाके वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और क्या, अगर ब्लड वेसल वगैरह में डिजोल्व होगा तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह का काम करते हैं। तो स्तंभन मतलब रोक के रखना, टिपिकली ऐसे बोल सकते हैं। तो बाकी और क्या करते हैं, रक्त एवं पित्त को निर्मल करते हैं। तो शीत वीर्य जैसे शीत यानी शीतलता से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो रक्त और पित्त जो है उष्ण प्रवृत्ति के हैं। हम लोगों ने पित्त दोष के गुण भी पढ़े थे, पित्तम सस्नेति क्षुरोसम लघु विस्तरम सरम द्रवम। तो ये टिपिकली जो शीत वीर्य है इसके अपोजिट काम कर रहा है, और इसको क्या करेगा, रक्त और पित्त को निर्मल बनाएगा। साथ ही साथ हम लोग उष्ण वीर्य की अगर बात करते हैं तो उष्ण वीर्य के कुछ गुण होते हैं, जैसे भ्रम होता है, प्यास का लगना होता है, ग्लानि स्वेद दाह आशुपाकिता। एक एक करके चर्चा करते हैं। देखो, उष्ण वीर्य क्या होते हैं, टिपिकली जो ऐसे पदार्थ जो उष्ण वीर्य के होते हैं उनको खाने पे बेसिकली हम लोग को प्यास ज्यादा लगती है, और उससे पहले हम लोग को अगर उष्ण वीर्य का सेवन करते हैं तो स्वेद होता है। स्वेद जब होगा तो यानी कि डिहाइड्रेशन हम लोग को फील होगा। डिहाइड्रेशन फील होगा तो हम लोग को ग्लानि और भ्रम देखने को मिलेगा। भ्रम यानी टिपिकली चक्कर सा आना, मूर्छा सा आना। तो स्वेद अधिक हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो हमें ग्लानि और भ्रम देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ प्यास बहुत अधिक लगेगी, जाहिर सी बात है, उस वीट का इंटेक कर रहे हैं तो प्यास ज्यादा लगेगी। दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन बोल सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन से रिलेट कर सकते हैं। स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होगी, दाह होगी। आंसू पाकिता यानी कि आंसू यानी शीघ्र पाकिता यानी पकने वाला, यानी कि ये शीघ्र पकेगा। जो हम लोग के स्टमक की डाइजेस्टिव फायर होती है वो उष्ण वीर्य वाले पदार्थों को आसानी से पका देती है। आंसू पाकिता यानी शीघ्र पका देती है, और शीघ्र पका देती है तो इसीलिए मैंने बोला, पहले ही बता दिया कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। यानी उष्ण वीर्य वाले पदार्थ होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये वीर्य की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, विपाक देख लेते हैं। विपाक के बारे में क्या बोला गया है, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटुकात्मक। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटुकात्मक, यानी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब वीर्य हो गया, अब विपाक एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो विपाक हम लोग ऐसी चीज को कहते हैं, हम लोगों ने षड रस पर पढ़ा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, यानी कि 6 रस हम लोग ने पढ़ा। लेकिन 6 रस, जैसे कोई भी फूड हम लोग इंटेक कर रहे हैं तो उस फूड में ये 6 रसों में से कोई ना कोई रस प्रधान जरूर होगा।
और ऐसे रस हम लोग अगर इंटेक्ट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जाके जब इसका डाइजेशन होगा तो डाइजेशन में जठराग्नि वर्क करेगी और ये एक पर्टिकुलर विपाक में चेंज हो जाएंगे। यानी कि इसके डाइजेशन के बाद, यानी कि प्रॉपर जब डाइजेशन हो जाएगा तो फिर डाइजेशन के बाद जो अल्टीमेट जो रस बनेगा उसे ही हम लोग विपाक बोल सकते हैं। तो ये विपाक की चर्चा हो गई कि विपाक एक्चुअली में होता क्या है। तो जठराग्नि के द्वारा पाचन करते समय अन्य रसों की उत्पत्ति होती है। यानी कि मूल रस जो होंगे मधुर अम्लवण कटु तिक्त कषाय, उनके ऊपर पाचन करते समय अन्य रसों की उत्पत्ति होगी। जब जठराग्नि उसका पाचन करेगी तो कुछ अन्य रस बनेंगे और ये अन्य रसों के अंत परिणाम में जो अन्य रस उत्पन्न हुआ है वही विपाक कहलाता है। यानी कि देखो, मधुर और लवण रस क्या क्या बनाते हैं, मधुर विपाक बनाते हैं। इस पे मधुर और लवण रस पे जठराग्नि वर्क किया, इसका पाचन किया और पाचन करके जो फाइनल प्रोडक्ट बना हम लोग की बॉडी में जो एब्जॉर्ब होगा वो मधुर रस बना। फिर अम्ल अम्ल हुआ, अम्ल पे भी जठराग्नि वर्क की और अम्ल से अम्ल विपाक बना। और कटु तिक्त कषाय, ये तीनों रस जो है, ये तीनों रस पे भी जठराग्नि ने वर्क किया और फाइनली जो विपाक बनाया वो कटु विपाक बनाया। अब रियलिटी में ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, कभी कभी इसके कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन मैंने बता दिया, जैसे पिपली में रस जो होता है वो तो कटु होता है लेकिन जो विपाक हो जाता है मधुर हो जाता है। यानी कटु के हिसाब से तो कटु विपाक होना चाहिए, लेकिन पिपली का जो रस तो कटु होता है लेकिन जो विपाक हो जाता है वो मधुर हो जाता है। उसी तरह अनार का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनार में जो रस होता है वो अम्ल होता है लेकिन जो विपाक होता है वो मधुर हो जाता है। तो ऐसा एकदम एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग बोल सकते हैं मधुर और लवण से मधुर विपाक बनता है, अम्ल से अम्ल विपाक बनता है, कटु तिक्त कषाय से कटु विपाक बनता है। तो ये मैंने विपाक क्लियर कर दिया। अब विपाक के आगे बढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखो, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि द्रव जो होते हैं उनके 20 गुण होते हैं। द्रव के 20 गुण होते हैं। द्रव्य के गुणों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो द्रव्य के गुण हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुड़ा सूक्ष्म विशदा विसंति सभी पर्याया। तो ये बेसिकली गुड़ बता दिया गया कि कौन कौन से गुण होते हैं। देखो, गुरु हो गया, मंद हो गया, हिम हो गया, स्निग्ध हो गया, लक्षण हो गया, सांद्र गुण हो गया, मृदु हो गया, स्थिर गुण हो गया, यहाँ पे सूक्ष्म गुण हो गया और यहाँ पे विशद गुण हो गया। और विसंति सभी पर्याया, यानी कि विसंति सभी पर्याया का मतलब इसके अपोजिट 10 हो गए। तो ये हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हम लोग को 10 यहाँ पे द्रव्य देखने को मिल रहे हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10। और इनके जो अपोजिट गुण वाले होते हैं वो भी द्रव्य के ही गुण कहलाते हैं। यानी बेसिकली हम लोग गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यानी कि द्रव्य जो है वो मेडिसिन का ही पार्ट है। अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन या ले रहे हैं उसको हम लोग द्रव्य बोल सकते हैं। और उस द्रव्य में जितने भी द्रव्य हैं उसमें ये 10 गुण पहले से ही विद्यमान रहते हैं। हाँ ठीक है, कोई कुछ ज्यादा विद्यमान रहता है, कोई कुछ कम विद्यमान रहता है। अलग अलग द्रव्य में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी द्रव्यों की प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है सभी द्रव्यों में, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है, टोटल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये टोटल 20 होती है। गुरु मंद्र हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुड़ा सूक्ष्म विशदा विसंति सभी पर्याया। तो देखो, गुरु के साथ लघु आ जाएगा। गुरु से मैंने बताया हुआ था कि क्या बोल सकते हैं, हैवी बोल सकते हैं। लघु मतलब लाइट फील करना। फिर मंद हो गया, मंद से फिर तीक्ष्ण हो गया। फिर हिम, और हिम का अपोजिट क्या हो गया, उष्ण। स्निग्ध का अपोजिट हो गया रुक्ष हो गया। श्लक्षण का अपोजिट हो गया खर हो गया। श्लक्षण का मैंने बताया था मतलब कि चिकना टाइप का होता है, चिकना। तो खर मतलब खुरदुरा हो जाएगा। सांद्र हो गया, सांद्र का अपोजिट हो गया द्रव्य हो गया। मृदु हो गया, मृदु का अपोजिट कठिन हो गया। स्थिर हो गया, स्थिर का अपोजिट सर हो गया। सूक्ष्म का अपोजिट स्थूल हो गया। विशद का अपोजिट पिच्छल हो गया। तो ये बेसिकली द्रव्य की प्रॉपर्टी थी और इसका मैंने क्लियरली आप लोग देख सकते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी है एक एक के बारे में मैंने जब वात पित्त कफ के गुण पढ़ा रहे थे तो मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो वहां से आप एक बार देख सकते हैं। नहीं तो गुरु का लघु, गुरु लघु
मंद तीक्ष्ण हिम उष्ण स्निग्ध रुक्ष लक्षण खर सांद्र द्रव्य मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल और विशद और पिच्छिल। तो ये सारे जो 20 मैंने बता दिए वो द्रव्य के गुण हैं। अब देखो, अब सबसे इस चैप्टर का मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक मानता हूँ कि रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका एक ही कारण है, और वो कारण क्या है हम लोग इस श्लोक में देखने जा रहे हैं। तो देखो एक बार हमारे मेरे साथ। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अति मात्र का सम्य योगश्च विज्ञेयो रोगारोगै के कारणम। रोगारोगै के कारणम यानी रोगों का एक ही कारण है, और वो क्या है? काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और अति योग्य। काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और अति योग्य, यानी कि जितने भी रोग होते हैं हमारी बॉडी में, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और अति योग्य। तो अब समझते हैं कि कैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है, एकदम आराम से समझेंगे। रोगों का कारण देखो, रोगों का कारण बताया गया है काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और अति योग। तो काल अर्थ और कर्म समझ लेते हैं क्या होता है। काल यानी कि काल बेसिकली दो टाइप के होती हैं, एक नित्यक और एक आवस्थिक। देखो, नित्यक मतलब जो करेंटली काल चल रहा है, यानी कि जो काल चल रहा है अभी करेंटली, उसको नित्यक काल चलते हैं, ये हमेशा नित्य होता है। और आवस्थिक मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कोई एक दोष की स्थिति डोमिनेट कर गई है, यानी कि जैसे अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में कफ डोमिनेंट हो जाता है, यानी कि बच्चे की बाल्यावस्था में कफ का डोमिनेंट हो गया है। तो काल को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक नित्यक और अवस्थिक। और नित्यक काल जो कंटिन्यूअस चल रहा है। अब इसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से हम लोग को बांटा गया है आदान, सूर्य की गति के हिसाब से आदान और विसर्ग काल में। तो आदान काल में कौन कौन से ऋतुएं आ जाती है? शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। विसर्ग काल में कौन कौन सी ऋतुएं आ जाती है? वर्षा शरद और हेमंत ऋतु आ जाती है। तो ये ऋतुएं आ जाती है। अब इनका अगर हीन मिथ्या और अति योग किया जाए, जैसे बेसिकली ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में अगर हम लोग गरम गरम आहार विहार का सेवन करेंगे, पूड़ियाँ खाएंगे, भजिया खाएंगे तरह तरह की, तो हमें जाहिर सी बात है बीमारियां देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ शरद ऋतु में अगर हम लोग आइसक्रीम खाएंगे तो भी हम लोग को पता है कि हम लोग को बीमारियां देखने को मिलती है। अब ये होता कैसे है ये मैं बताता हूँ। यानी ऋतुओं में हम लोग क्या कर रहे हैं? हीन योग, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग कर रहे हैं। तो कैसे अति योग करेंगे, कैसे हीन योग करेंगे, मिथ्या योग करेंगे? तो हीन योग कैसे करेंगे हम लोग? जैसे हीन मतलब कम होना, और अति मतलब बहुत ज्यादा करना, और मिथ्या मतलब कि हमको करना कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, तो ये मिथ्या योग हो गया। अब हीन योग है, जैसे कि शरद ऋतु में क्या करना है? गरम गरम चीजें खानी है, जैसे पूड़ी खानी है। वसा का सेवन बेसिकली हम लोग के डाइट में शरद और हेमंत ऋतु में ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि शरद और हेमंत ऋतु में ठंड रहती है, और ठंड से लड़ने के लिए हम लोग को फैट तैयार करती है। तो अगर हम लोग शरद और हेमंत ऋतु में अगर हम लोग शरद और हेमंत ऋतु में अगर हम लोग फैट का सेवन कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हीन योग हो जाएगा। यानी कि हम लोग कम, जो हम लोग को करना तो चाहिए, यानी कि हम लोग को गरम गरम भजिए खाना चाहिए, गरम गरम पकौड़े, गरम गरम पूड़ियाँ खानी चाहिए, लेकिन हम लोग वो नहीं खा रहे हैं, यानी या कम खा रहे हैं, तो हीन योग की अवस्था ये कहलाएगी। यानी कि हम लोग को खाना था 4 पूड़ी, लेकिन हम लोग एक ही पूड़ी खा रहे हैं, तो ये अवस्था हीन योग कहलाएगी। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि क्या नाम है, ये गरम गरम पूड़ी हो गया या पकौड़ी वगैरह हो गया, ये हम लोग को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा खा रहे हैं। यानी कि 2 पूड़ी नॉर्मल इनटेक होना चाहिए बॉडी का, लेकिन हम लोग 6 पूड़ी 8 पूड़ी खा रहे हैं, 8 पकौड़े खा रहे हैं, तो फिर ये अति योग में आ जाएगा, यानी कि ज्यादा कर दिया हम लोगों ने। और मिथ्या योग, जैसे शरद में हम लोग को क्या खाना चाहिए? गरम गरम पूड़ी खाना चाहिए। ग्रीष्म में हम लोग को क्या खाना चाहिए? शीत आहार विहार करना चाहिए, सत्तू खाना चाहिए, चने वगैरह के सत्तू वगैरह का सेवन करना चाहिए, हीरे खाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या उसके उसके बजाय कुछ और ही लगे खाने। तो ऐसे ऐसे योग में मिथ्या योग कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम लोग को मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से हम लोग को आहार विहार को ढालना चाहिए। अगर किसी चीज का सेवन हम लोग ज्यादा करते हैं तो वो अति योग के अंदर आ जाएगा, वो भी बीमारी करेगा।
और अगर हम लोग को किसी चीज का सेवन करना है किसी ऋतु के हिसाब से आहार विहार का, अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो वो हीन योग के अंतर्गत आ जाएगा। और हम लोग को अगर हम लोग को समान समान रूप से अगर सेवन करना है लेकिन उस पर्टिकुलर वस्तु के बजाय हम लोग कुछ और ही काम करने लग रहे हैं, तो ऐसी चीजें मिथ्या योग के अंदर आएंगी। और तीनों अवस्था में क्या होगी, हमें विकृति देखने को मिलेगी और रोग देखने को मिलेंगे। इंद्रियों की बात कर लेते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके भी हीन मिथ्या और अति योग से हमें विकृति देखने को मिलेगी अथवा रोग देखने को मिलेंगे। और ये इंद्रियार्थ है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, आकाश से शब्द हो जाएगा, वायु से स्पर्श हो जाएगा, अग्नि से रूप हो जाएगा, जल से रस हो जाएगा और पृथ्वी से गंध हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने बता दिया, ये याद भी कर लेना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। यानी कि इंद्रियार्थ जो है इनके अधिक सेवन से, यानी देखो जैसे हम कुछ बोलना है, अगर जैसे अगर रस की बात की जाए तो अगर हमको मधुर रस का सेवन करना है, तो अगर हम लोग को अपनी बॉडी के अपनी प्रकृति के हिसाब से कम रस का सेवन कर रहे हैं तो वो हीन योग में आ जाएगा। ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो अति योग में आ जाएगा। और करना चाहिए कि अपनी प्रकृति के हिसाब से मुझे करना चाहिए मधुर रस का सेवन, लेकिन मैं कर रहा हूँ कषाय रस का सेवन, तो फिर ऐसे में स्थिति में मिथ्या योग हो जाएगी। तो ये इंद्रियार्थ के बारे में था। और ये कर्म, कर्म क्या है, कर्म में मन, वाणी और देह, यानी मन से मानसिक, मानसिक, वाणी से वाचिक और देह से कायिक। मानसिक, वाचिक और कायिक हो गया। तो अगर इनका भी हीन, मिथ्या या अति योग होता है तो भी हमें रोग देखने को मिलेंगी, विकृति देखने को मिलेगी। अब कैसे, मन की बात कर लेते हैं। तो मन क्या हो गया, अगर मानसिक रूप से हम लोग स्वस्थ नहीं है या कुछ हम लोग को सोचना चाहिए लेकिन हम लोग सोच कुछ और रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मिथ्या योग हो जाएगा। अगर हम लोग को किसी बारे में चिंतन करना है और उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसको ओवर थिंकिंग बोला जाता है और ये अति योग हो जाएगा। और हमको किसी काम के लिए सोचना तो चाहिए, जैसे अगर मुझे कॉलेज जाना है तो मुझे नोट्स बनाना है, जैसे मुझे आप लोग को पढ़ाना है तो नोट्स बनाना है, तो अगर मुझे सोचना तो चाहिए कि और उनकी नोट्स बनाना है, लेकिन इसके बारे में मैं सोच विचार कर ही नहीं रहा हूँ, तो हीन योग के अंतर्गत आ जाएगा ये। वाणी यानी वाचिक, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोई कोई होता है बहुत ज्यादा बोलता है, तो ये ऐसे लोग अति योग में आ जाएंगे। कोई जो होता है वो बहुत कम बोलता है तो वो हीन योग में आ जाएगा। और कोई जो होता है वो जैसे स्टेज पे हो जाएगा, टॉपिक है उसका कि रिपब्लिक डे, वो बोलाएगा इंडिपेंडेंस डे पे, तो ये हो जाएगा मिथ्या योग। तो ये वाचिक हो गया। दैहिक यानी कि जितने भी हमारे कर्म होते हैं, ये अगर कर्मों की भी अगर अति योग, मिथ्या योग और हीन योग नहीं किया जाए तो फिर हम रोगों से बच सकते हैं। यानी बेसिकली काल अर्थ कर्मणा योग्यो, काल अर्थ और कर्म के हीन, मिथ्या और अति योग से ही हमें डिजीज देखने को मिलती है। ये है, ये बेसिकली रोगों के कारण है। अब बात करते हैं, देखो, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। दोष वैषम्य होंगे तो रोग होगा, और दोष अगर सम होंगे तो वो अरोगता की तरफ प्रोसीड करेगा। यानी कि त्रिदोष का वैषम्य ही रोगों की उत्पत्ति का कारण है। तो दोष अगर विषम हो गए, या तो बढ़ गए या तो घट गए, तो रोग होगा। और अगर दोष को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस, दोष अगर बैलेंस अवस्था में है तो वो हमें आरोग्यता की तरफ ले जाएगा और रोगों का नाश करा देगा। तो ये है रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही होने चाहिए। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्र का सम योगश्च विज्ञेयो रोगा रोगे के कारण। यानी काल, अर्थ और कर्म के हीन, मिथ्या और अति योग से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। और रोग क्या करते हैं, वो जो हीन, मिथ्या और अति योग हम लोगों ने किया, वो दोष पे वर्क करते हैं और दोष को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। तो इसी के चलते रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। और अगर दोष हम लोग की बॉडी में बैलेंस अवस्था में है, यानी वात पित्त कफ बैलेंस है, तो हमें रोगों की उत्पत्ति नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली इतना सा पॉइंट था। फिर अब बात करते हैं रोगों के भेद के बारे में। तो इसमें लिखा है निजागंतु विभागे न तत्र रोगा द्विधा स्मृता, यानी कि रोगों के भेद।
कौन कौन से भेद होते हैं देख लेते हैं। एक होता है निज रोग, पहला हो गया निज रोग और दूसरा हो गया आगंतुक रोग, आगंतुक रोग। तो दो प्रकार के बताए, निजागंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता। अब रोगों की उत्पत्ति हम लोगों ने देखी थी कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोग्यता, अर्थात रोग अगर दोषों की विषम होती है तो वो रोगों की उत्पत्ति करते हैं, और अगर दोष साम्य अवस्था में है तो ऐसी हमें अरोगता की तरफ ले जाता है। फिर हम लोग देखते हैं रोगों के भेद, तो दो टाइप के बताए गए हैं, निज रोग और आगंतुक रोग। तो निज रोग मतलब क्या होता है, अपने खुद के चलते जो रोग उत्पन्न होते हैं ऐसे रोगों को निज रोग कहते हैं। तो जिसमें आहार विहार हो गया, आहार विहार अगर हम लोग गलत ले रहे हैं तो हमें रोगों की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। और आगंतुक रोग में क्या होता है, मेनली हम तो अपना आहार विहार कंटिन्यू करते हैं लेकिन बाहरी कारणों की वजह से हमें रोगों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। बेसिकली कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या जितने भी पैथोलॉजिकल चीजें हैं वो हम लोग की बॉडी पे अटैक कर दी तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे रोग जो बाहर से आए हुए हैं वो आगंतुक रोग होते हैं। और निज रोग हम अपने खुद के खान पान, खुद के आहार विहार को गड़बड़ करके अपने रोगों की उत्पत्ति कराते हैं, तो ऐसे रोगों को निज रोग बोलते हैं। ये निज रोग और आगंतुक रोग दो प्रकार के रोगों के भेद हो गए। अब अधिष्ठान की बात कर लेते हैं। तेषाम काय मनोभेदाद अधिष्ठानम अपि द्विधा, यानी कि दो टाइप के अधिष्ठान बताए गए हैं। दो अधिष्ठान, कौन कौन से दो अधिष्ठान बताए गए हैं, एक है शरीर और दूसरा अधिष्ठान बताया गया है मन। देखो, काय मनोभेदात, यानी काय को ही शरीर शरीर से रिलेट किया गया है। काय शरीर हो गया और एक मन हो गया, यानी कि अगर कोई भी रोग हो गया, कोई भी दोष हो गया हम लोग की बॉडी को कुपित करता है, बॉडी पे इफेक्ट डालता है, तो उनका दो ही रहने का स्थान होता है। अधिष्ठान का बेसिकली मतलब ये होता है कि रोग निवास कहाँ करते हैं। अगर कोई रोग हो गया, कोई डिजीज हम लोग पे अटैक कर दी तो वो रह कहाँ कहाँ सकती है, कहाँ से पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगी। तो या तो हम लोग के शरीर में कहीं निवास करेगी, जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ गया या पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई तो हम लोग की बॉडी में विकृति करेगी। लेकिन एक होता है मानसिक दोष, तो मानसिक दोष में क्या होता है, उसका जो रोगों का अधिष्ठान होता है वो मन पे अफेक्ट करता है। यानी कहीं कहीं देखना बोलते हैं लोग कि मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, तो ये जो है वो ये वही मन वाले हैं कि इनका जो रोग आया है वो मन मन में आ चुका है, तो ये मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूँ या जो भी कर सकता हूँ वो नॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन से बिल्कुल विपरीत है। तो रोग अधिष्ठान यानी रहते कहाँ हैं, तो रोग कहाँ रहते हैं, या तो शरीर में रह सकते हैं या तो मन में रह सकते हैं। इसमें यही बताया गया है इस श्लोक में। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। रजस तमश्च मनसो दो च दोषा दतो, यानी कि इसमें दोनों दो प्रकार के मानसिक दोषों के बारे में बात की गई है। दो मानसिक दोष कौन कौन से बताए गए हैं, रजस और तमस। रजस, साथ ही साथ बताया गया है तमस। तो देखो, शारीरिक रोगों की, शारीरिक दोषों की बात किया था मैंने, तो उसमें कौन कौन से दोष आ रहे थे, तीन प्रकार के थे, वात पित्त और कफ। और मानसिक दोषों की बात किए गए क्योंकि रोगों का अधिष्ठान जो हो सकता है वो शरीर भी हो सकता है और मन भी हो सकता है। अगर शरीर है तो वात पित्त कफ को दूषित करेंगे, और अगर मानसिक रोग होते हैं तो वो दो दो प्रकार के होते हैं, एक रजस और एक तमस। रजस मतलब रिलेट कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ राजसिक से, यानी कि उनकी राजसिक प्रवृत्ति होगी, बहुत एक्टिव टाइप के होंगे, हमेशा चटर पटर करेंगे इधर उधर, कोई भी छोटा से छोटा मैटर होगा उसमें कूद पड़ेंगे, लड़ने को तैयार रहेंगे। तो ऐसी प्रकृति जो होती है वो रजस वाले लोगों में होती है। और दूसरा जो मानसिक दोष है वो तमस का है। तमस बेसिकली क्या होता है, ये लेजी होगा बंदा, लेजीनेस से कंपेयर कर सकते हैं। ये रजस वाला तो बहुत एक्टिव होगा, तुरंत कूद पड़ेगा किसी भी चीज में, और लेजीनेस वाला होगा कि कोई भी अगर कहीं लड़ाई वगैरह हो गई है या कुछ कांड हो गया है तो ये पड़ा रहेगा, बोलेगा मुझे क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे अगर प्रवृत्ति आ गई, ऐसे गुण आ गए कि इंपॉर्टेंट है फिर भी मुझे कोई मतलब ही नहीं है, जाना ही नहीं है, हमेशा लेथार्जी सा पड़ा रहेगा, तो ऐसी प्रवृत्ति जो होती है वो तमस मानसिक दोषों वाले लोगों की होती है। तो दो प्रकार के मैंने मानसिक दोष और सारे दो प्रकार के मानसिक दोष बता दिए,
और 3 प्रकार के शारीरिक दोष बता दिया, वात पित्त कफ शारीरिक दोष और रजस और तमस मानसिक दोष। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब थोड़ा त्रिविध परीक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि त्रिविध परीक्षा क्या होती है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न परिच्छेद च रोगणम। अब हम लोग रोगों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा काल अर्थ और कर्म के हीन मिथ्या और अति योग से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। फिर रोग विषम हो जाते हैं तो हमें रोग, अगर त्रिदोष विषम हो जाते हैं तो हमें रोगों की उत्पत्ति देखने को मिलती है, और अगर दोष सामान्य रहते हैं तो हमें अरोगता देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने रोगों के 2 भेद पढ़े, निज रोग और आगंतुक रोग। खुद की वजह से हो रहा था तो निज रोग, बाहर से आ रहा था तो आगंतुक रोग। फिर आगे हम लोग अधिष्ठान देखा, रोगों के 2 अधिष्ठान होते हैं, शरीर होता है और एक मन होता है। शरीर में वात पित्त कफ और मन में रजस और तमस। फिर अब हम लोग रोगों के बारे में इतना तो जान चुके हैं। अब जैसे हम लोग क्लिनिक में बैठे हुए हैं, सामने से पेशेंट आ रहा है, अब हम लोग उसको ट्रीट कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग क्लिनिक में बैठे हुए हैं और सामने से पेशेंट आया, तो वाघभट जी ने उस टाइम बताया है कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न है त्रिविध, इसको बोलते हैं त्रिविध परीक्षा। दर्शन स्पर्शन प्रश्न से करेंगे, यानी कि रोगी की त्रिविध परीक्षा कैसे करेंगे, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न। तो ये तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, जैसे अगर पेशेंट मेरे केबिन में आया तो वो अगर अपना हाथ अपने पैर पे रखा हुआ है तो तुरंत दर्शन यानी देख के ही हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हो ना हो इसके पैर में विकृति है। अगर वो कमर पकड़ के आ रहा है तो हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के कमर में कोई दिक्कत है। अगर सर पे हाथ रख के आ रहा है तो हमें तुरंत अंदाजा देख के ही लगाना चाहिए कि हो सकता है इसके सर में दर्द हो रहा होगा या किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होगा। तो ऐसे दर्शन से हम लोग परीक्षा कर सकते हैं रोगी की। फिर स्पर्शन हो गया, तो स्पर्श करके हमें देखना पड़ेगा, जिसमें नाड़ी परीक्षा वगैरह आती है, हम लोग नाड़ी परीक्षण करते हैं तो स्पर्श करके देखते हैं। मॉडर्न डे में क्या करते हैं हम लोग, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो स्टेथोस्कोप जो है वो स्पर्श करा के हम लोग रोगी का हार्ट बीट वगैरह होता है वो ये सब मेजर कर सकते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर वगैरह का हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी परीक्षा जो होती है वो स्पर्शन के अंतर्गत आती है। फिर प्रश्न में क्या करेंगे, रोगी का इतिहास पूछेंगे कि भाई कल क्या खाया था या परसों क्या खाया था, किस चीज से एलर्जी तो नहीं ना है, ये और जो भी है तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, कहीं ये व्यक्ति मानसिक दोषों से तो ग्रस्त नहीं है। ऐसे करके फिर जो भी है उसके बारे में जानकारी लेंगे और शारीरिक और मानसिक दोषों से कंपेयर करते हुए हम लोग नॉर्मली इस कंक्लूजन पे किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न से हम लोग रोगी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वो जैसे हम लोग के केबिन में आया तो हम लोगों ने देख के हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि हाँ इसको ये बीमारी हो सकती है। फिर स्पर्श करके हम लोगों ने देखा, नाड़ी वगैरह परीक्षण करके या स्टेथोस्कोप का यूज करके कि इसका वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने किसी डिजीज के कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने उसे प्रश्न पूछा और उसके मेन जो इनिशिएशन पॉइंट था कि ये व्याधि आ कहाँ से रही है, कहीं ये किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, कहीं कुछ हम फास्ट फूड खा लिया, फास्ट फूड वगैरह या फिर बेकार पानी वगैरह पी लिया तो वहां से कंटेमिनेशन तो नहीं ना आ गया। तो ऐसे प्रश्न पूछ के हम लोग रोगी को इनिशिएट करेंगे। अब रोगी आ चुका है हमारे पास, हम लोगों ने उसका इनिशिएशन कर लिया है दर्शन स्पर्शन प्रश्न वगैरह पूछ के। अब बात आ जाती है पंचरोग निदान की। तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो पंच विधियों रोग, अगर कोई रोगी हमारे पास आया है तो उसके रोग को हम लोग पंच विधियों से परीक्षा कर सकते हैं। तो वो पंच विधियां क्या है, रोगम निदान प्राग रूप लक्षणों उपसय आपत्ति भी। तो पहला हो गया निदान, फिर आता है प्राग रूप, फिर आता है लक्षणों, फिर आता है उपसय और लास्ट है आपत्ति भी। तो ये रोगी की त्रिविध परीक्षा की जाती है, इसको पंचरोग निदान भी बोलते हैं। तो सबसे पहले निदान हम लोग पता करते हैं। निदान का बेसिकली मतलब होता है कि कारण क्या है। तो हम लोगों ने आया दर्शन स्पर्शन प्रश्न वगैरह हम लोगों ने उससे पूछा, तो उससे प्रश्न वगैरह पूछ के हम लोग कैसे भी करके पता करना होता है कि कारण क्या है, बेसिकली मूल कारण क्या है। कहीं उसको एलर्जी तो नहीं है, कहीं कोई कंटेमिनेटेड फूड वगैरह तो नहीं इंटेक कर लिया है। तो जो भी उसको डिजीज वगैरह हो रही है, कहीं वो 4 दिन से या 1 महीने से रात भर जग तो नहीं रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो कारण क्या है हमें ये पता करना पड़ेगा। तो निदान हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया।
फिर सेकंड स्टेप आता है प्राग-रूप। अगर कोई पेशेंट हम लोग के पास आया है तो हमें उसका पूर्व रूप देखने को मिलेगा। पूर्व रूप, पूर्व रूप को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इनिशिएशन ऑफ सिम्टम्स। तो अगर कोई कोई डिजीज है, अगर स्टार्टिंग अवस्था में है, जैसे स्किन डिजीज का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई फंगल डिजीज वगैरह है तो वो अभी हम लोग की बॉडी में फैलने से पहले एक छोटा सा दाना ही रहता है। वो दाना अप्रोक्स 7 to 8 डेज अप्रोक्स लास्ट करता है हम लोग की बॉडी में। तो अगर वो प्रागरूप की अवस्था में हम लोग के पास आया हुआ है, अगर वो छोटा ही सा दाना है तो तुरंत ये अभी इनिशिएशन ऑफ सिम्टम है। अभी तो दाना दिख रहा है, लेकिन आगे चल के वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसी इनिशियल स्टेट में ही इसको ट्रीट कर देंगे उचित औषधियों के उपयोग से। तो ये हो गया पूर्व रूप। फिर तीसरा जो स्टेप आ जाता है वो है लक्षण। अब इसमें क्या होते हैं, एक्चुअल सिम्टम हम लोग को देखने को मिलने लगते हैं। एक्चुअल सिम्टम्स। तो अभी तक हम लोग को पूर्व रूप यानी कि इनिशिएशन ऑफ सिम्टम देखने को मिल रहे थे कि अभी एक छोटे से दाने के स्टेज में ही हम लोग के पास आ गया था पेशेंट। लेकिन अब लक्षण की बात करते हैं, यानी कि वो पूरे हाथ में फैल चुका है। एक्चुअल जो सिम्टम्स है हमें इस स्किन डिजीज का, कि वो पित्त से हो रही है या वात से हो रही है, हमें दिखाई देने लगी है। पूरे हाथ में वो डिजीज फैल चुकी है। ये हो गया लक्षण। फिर चौथा स्टेप हो गया उपसय। फिर लक्षण दिखा हम लोगों ने, फिर वहां से हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया पेशेंट का। चौथा स्टेप आ गया उपसय। उपसय में क्या करते हैं हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट आ जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि ये किस व्याधि का पेशेंट है। जैसे दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे, कि मेरे पास एक पेशेंट आया और वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे फीवर है, कई दिनों से लास्ट लास्ट कर रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, बहुत हाई डिग्री फीवर आ रहा है, फिर फीवर अपने आप चला भी जा रहा है, फिर बॉडी में पेन वगैरह हो रहा है। तो मैंने अंदाजा लगाया कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, या तो मलेरिया हो सकता है या तो डेंगू हो सकता है। तो अब मैंने क्या किया, इसको डेंगू माना पहले। फिर डेंगू मान के मैंने इसको मेडिसिन दी। तो फिर मेडिसिन दी तो फिर बोला बोला मैं कि इसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से मुझे दिखा देना। तो पेशेंट चला गया घर। फिर 2-3 दिन बाद आया मेरे पास, बोल रहा है कि डॉक्टर साहब जो दिक्कत थी वो जस की तस बनी हुई है, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, मैं 2-3 दिन दवा खा लिया। तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये डेंगू तो नहीं है, नहीं तो डेंगू रहता तो जरूर सुधार होता। अब ये मलेरिया है, तो फिर मलेरिया है तो फिर पेशेंट मेरे पास आएगा तो उसको क्लोरोक्वीन वगैरह दे देंगे, प्रॉपर मेडिसिन से ट्रीट करेंगे और फिर वो सही हो जाएगा। यानी बेसिकली इसमें क्या किया हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग किया विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन। तो ये उपसय स्थिति हो गई। तो और पेशेंट फिर ट्रीट हो गया सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट में यहाँ पे डेंगू नहीं था, उसको मलेरिया ही था, फिर वो सही हो गया, फिर वो हमारे पास वापस आया ही नहीं। फिर अब फिफ्थ स्टेप पे चलते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या था, आपतिबी का। तो आपतिबी में क्या होता है, आपतिबी को मेन संप्राप्ति से रिलेट कर सकते हैं। संप्राप्ति यानी कि शुरू से लेकर अभी तक, यानी कि इनिशिएशन ऑफ सिम्टम से लेकर, सॉरी, कारण से लेकर अभी तक जितनी भी प्रोसेस हुई है, जैसे पैथोजन का हमारी बॉडी में एंट्री करना, फिर जितना भी पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है चेंज करना हम लोग की बॉडी में, और डिजीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। तो ये कंडीशन क्या हो गई, जितनी भी शुरू से लेकर अभी तक पूरी बॉडी में फैल चुका है, पूरा डिजीज हो चुका है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतिबी या संप्राप्ति बोल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में पेशेंट आता है तो हम लोग उसको डिजीज को समझ के फिर उसको क्योर करके प्रॉपर मेडिसिन वगैरह दे के हम लोग उसको क्योर कर देते हैं। तो ये हो गई संप्राप्ति, यानी शुरू से लेकर अभी तक अभी तक जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुई बॉडी में, पेशेंट हम लोग के पास आया और हम लोगों ने उसको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन करके फिर हम लोगों ने उससे स्वस्थ कर दिया। तो ये 5 स्टेप बताए गए हैं, रोगम निदान प्राग रूप लक्षणों उपसय आपतिबी। तो ये वाग्भट जी द्वारा बताया गया है। अब इसमें हम लोगों ने आज के लेक्चर में पूरा रोग के बारे में कवर कर लिया। जितना भी द्रव्य के बारे में पढ़ा, वीर विपाक पढ़ा, फिर रोग कालार्थ कर्मणा से हम लोगों ने रोग स्टार्ट किया था। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रोगों के बारे में, रोग का इनिशिएशन कैसे होता है, कैसे दोष विषम हो जाते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। फिर भेद, रोगों के अधिष्ठान,
शारीरिक दोष, मानसिक दोष, और इसके साथ साथ त्रिविध परीक्षा और पंच रोग निदान, ये जो हम लोग देख रहे हैं, रोगम निदान, प्राग रूप, लक्षण उपचार भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे चिकित्सा में इसका उपयोग होता है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग अब रिवीजन कर सकते हैं, लेक्चर से तो दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। और बाकी किसी को कोई क्वेरीज वगैरह आती है तो फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकता है। मैसेज करना तो कॉलेज वगैरह का नाम डाल के मैसेज करना, तो फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बेसिकली आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लेंगे और ट्राई करेंगे चैप्टर को ख़त्म करने का। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग जुड़े रहिए रतन आयुर्वेदा के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।